अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था एंड उसी टॉपिक को ही जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले जो डिप्रेशन के जो ईयर्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यूएसए की अगर हम यहाँ पे बात करें या फिर कुछ और कंट्रीज की बात करें तो उनके बारे में हमने देखा कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रेट डिप्रेशन का। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडिया, राइट। इंडिया के ऊपर जो है क्या इसका इफेक्ट रहता है, वो चीजें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड यहाँ पे सॉरी जो स्पेलिंग है इसके डिप्रेशन की वो जो है गलत है, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। So let's start the topic, that is the India and Great Depression. So if we look at the impact of depression on India, तो हम ये रियलाइज करेंगे कि अर्ली 20th सेंचुरी तक, राइट, अर्ली 20th सेंचुरी तक जो है पूरा वर्ल्ड किस तरह से जो है इंटेग्रेट हो चुका था, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो किस तरह से इंटेग्रेट हो चुकी थी, एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से वो कनेक्ट थी। सो अगर जो है किसी वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के किसी एक कोने में हमें क्राइसिस देखने को मिलते हैं ना, उसका इफेक्ट हमें जो है उस क्राइसिस का इफेक्ट हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी जो है देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों की लाइफ को इफेक्ट करेंगे, इकोनॉमीज को इफेक्ट करेंगे, सोसाइटीज को भी यहाँ पे इफेक्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड। एंड इन द लेट 19th सेंचुरी जैसे कि आपने देखा है डैड कि जो कॉलोनियल इंडिया थी, क्योंकि जो इंडिया है वो कॉलोनी बन चुकी थी, किसकी कॉलोनी बन चुकी थी, वो ब्रिटेन की जो है कॉलोनी बन चुकी थी हमारी जो इंडिया है। तो कॉलोनियल इंडिया जो है बाय द लेट इन द 19th सेंचुरी, तो इंडिया जो है वो एक एक्सपोर्टर बन चुका था। कि इस चीज का एक्सपोर्टर था, वो एग्रीकल्चर गुड्स का जो है एक्सपोर्टर था। एंड जो इंपोर्ट क्या चीजें हो रही थी, जो ब्रिटेन से बनी हुई चीजें, मैन्युफैक्चर चीजें हैं, वो यहाँ पे लाके बेची जा रही थी। एंड यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, वो बाहर जो है बेचा जा रहा था। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही थी, तो मेनली जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। बट ये जो डिप्रेशन के ईयर्स है ना, उसकी वजह से जो इंडिया का ट्रेड है उसके ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स जो हैं वो 1928 से लेकर 1934 के बीच में जो है नियरली हाफ हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो इंटरनेशनल क्राइसिस है वो क्रैश होते हैं एंड प्राइसेस इन द इंडिया आल्सो प्लंज्ड। ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो क्रैश हुए हैं तो इंडिया के भी प्राइसेस जो है वो डाउन चले जाते हैं। एंड बिटवीन 1928 से लेके 1934 के बीच में जो वीट के प्राइसेस है ना वो 50% तक गिर जाते हैं। दैट इज वाई ऑब्वियसली पीजेंट एंड जो फार्मर्स है वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे मोर देन द अर्बन ड्वेलर्स, जो कि शहरों में लोग रहते थे उनसे ज्यादा इफेक्ट जो है पता किसके ऊपर पड़ता है, जो गांव में पीजेंट्स एंड जो फार्मर्स रहते थे। दो एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो जो है काफी शार्पली गिरते हैं। तो बट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना वो क्या करती है, लोगों की ये डिमांड रहती है कि हमारे एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो तो गिर गए हैं, तो हम जो है रेवेन्यू कहाँ से पे करेंगे। तो वो डिमांड करते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि हमारे जो रेवेन्यूज है ना उसे कम कर दिया जाए। बट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, दे रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स, वो उनकी रेवेन्यू डिमांड्स जो थी ना कम करने की उसे रिफ्यूज कर देती है। तो लोगों के ऊपर भी, जो मेनली किसानों के ऊपर जो है और भी ज्यादा बर्डन यहाँ पे आ जाता है। सो पीजेंट प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट, तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे पीजेंट हमारे इंडिया के, वो सबसे ज्यादा हिट होते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे जूट प्रोड्यूसर जो रहते हैं बंगाल के, उनका ही अगर हम एग्जांपल लें तो वो रो जूट जो है उसे प्रोसेस किया जाता था इन द फैक्ट्री, सो डैट कि उसे जो है एक्सपोर्ट किया जा सके। एंड वहां पे जो है गनी बैग्स बनते थे जो कि जूट से ही बनाए जाते थे। बट गनी का एक्सपोर्ट जो है वो कोलैप्स हो जाता है, तो डैट इज वाई जो रॉ जूट के प्राइसेस होते हैं ना वो और भी ज्यादा क्रैश हो जाते हैं, 60% तक जो है वो कम हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे मनी लैंडर से पैसा लिया हुआ था कि वो जो है पैसा लेके उन्होंने इसकी खेती की थी, रॉ जूट की जो है खेती की थी कि हमें जो है बाद में फायदा होगा, हम जो है अभी एक तरह से पैसा लेके मनी लैंडर से हम इसकी खेती कर लेते हैं, बाद में हमें जो है फायदा होगा। बट क्या होता है कि जो एक्चुअल में प्राइसेस थे वो 60% तक यहाँ पे गिर जाते हैं, तो वो जो मनी लैंडर के पैसे इन्होंने बोरो किए हुए थे पीजेंट्स ने वो भी नहीं दे पाते हैं। ओके, तो वो जो है कर्जे में दब जाते हैं और भी ज्यादा डीपर एंड डीपर जो है वो और भी ज्यादा कर्जे में दब जाते हैं।
एंड अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स जो इंडेप्टनेस थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पूरे इंडिया में जो पीजेंट्स की इंडेप्टनेस होती है ना वो बढ़ जाती है। पूरे पीजेंट्स ऑल ओवर द इंडिया जो है वो कर्जे में दब जाते हैं। तो अपनी जो उनकी सेविंग्स होती हैं, राइट, वो उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी लैंड्स को जो है वो मॉर्टेज करना स्टार्ट कर देते हैं एंड या फिर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी ज्वेलरी उनके पास थी, जो भी प्रेशियस मेटल्स उनके पास थे, उसे वो अब यूज करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये जो डिप्रेशन के ईयर्स थे ना, इसमें आपको जो है ये चीज याद रखनी है, इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स। जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि गोल्ड हो गया, उसका वो एक्सपोर्टर बन जाता है इंडिया। हमारे इंडिया से जो है गोल्ड बाहर ले जाया जा रहा था। सो जो फेमस एक इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मेनार्ड केन्स, वो ये सोचते थे डैट कि जो इंडियन गोल्ड है ना, इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो प्रमोट कर सकती है। तो इसके थ्रू जो है इकोनॉमिक रिकवरी हो सकती है ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की। तो ऑब्वियसली ब्रिटेन जो है वो इसी के थ्रू ही रिकवर हुआ था, इंडिया से गोल्ड ले जाके जो है बाहर जाके वो बेचते थे। एंड बट पीजेंट्स को जो है कोई फायदा नहीं पहुंचा था इसका। एंड रूरल इंडिया जो है वो टोटली वहां पे अनरेस्ट देखने को मिल रही थी। जब महात्मा गांधी जी ने भी इंडिया में इस समय में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी 1931 में, उस समय में जो रूरल इंडिया है वो वहां पे पूरी तरह से हमें अनरेस्ट देखने को मिल रही थी। एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें अर्बन इंडिया की, शहरी एरियाज की अगर हम बात करें, तो वहां पे जो है एक तरह से कम इसका इफेक्ट पड़ता है डिप्रेशन का। एंड बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दोज विद द फिक्स्ड इनकम्स, हाउएवर यहाँ पे जो है प्राइसेस तो फॉल हो गए थे, तो बट जिनके पास फिक्स्ड इनकम्स थी शहरों में, जिनकी सैलरी यहाँ पे सपोज कीजिए उस समय की अगर बात करें तो 1000 सैलरीज जो है ना, वो उस समय इतनी ही सैलरीज हुआ करती थी, किसी की 700, किसी की 1000। तो सपोज 1000 किसी की फिक्स है यहाँ पे सैलरी, राइट। तो पहले जो चीजें जो है वो महंगे रेट पे खरीदा करते थे, तो अब जो है उसे और भी सस्ते रेट में वो चीजें मिल रही हैं। जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, तो उन्हें तो यहाँ पे फायदा ही हुआ था। दोज विद द फिक्स्ड इनकम से टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स हु रिसीव रेंट्स एंड मिडिल क्लास सैलरी एम्प्लॉयड ने फाउंड देमसेल्फ बेटर ऑफ। अब जो है उनके लिए चीज बेटर ही थी, क्योंकि उनकी तो फिक्स सैलरी थी, चाहे डिप्रेशन हो चाहे ना हो, यहाँ पे उन्हें कोई फायदा नहीं, उन्हें जो है कोई फर्क नहीं हो पड़ेगा यहाँ पे, उन्हें तो सैलरी मिलेगी। बट जो प्राइसेस हैं वो गिर गए हैं, तो उनके लिए फायदा ही था, राइट। एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रो, तो इवन जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होती है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। एंड एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू द इंडस्ट्री, अब जो है इस समय तक जो गवर्नमेंट थी उसने जो है टैरिफ प्रोटेक्शन जो होती है ना इंडस्ट्रीज को, वो दे दी थी अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। कुछ हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनके प्रेशर के अंडर जो है हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उन्हें टैरिफ प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल गई थी। तो लोगों ने जो है अब उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें। सो ये तो था यहाँ पे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है। अब जो है पोस्ट वॉर इरा की बात करें, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है दोबारा से रीबिल्ड हो रही थी। तो वर्ल्ड वॉर वन यहाँ पे होती है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद में क्या चेंजेस हुए थे वो आपको पता है। यहाँ पे डिप्रेशन हमें जो है देखने को मिलता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एंड डिप्रेशन के बाद में जो है अब क्या होगा, वर्ल्ड वॉर टू जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जो कि लगातार 6 साल तक यहाँ पे कंटिन्यू रही थी। सो जो मेरली 2 डिकेड्स के बीच में, 20 years के बीच में ही अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो ये किस किस के बीच में थी, ये भी 2 साइड्स के बीच में थी। एक साइड पे जो है कुछ कंट्रीज का ग्रुप था, दूसरी साइड पे जो है कुछ दूसरी कंट्रीज के ग्रुप थे। तो पहली थी यहाँ पे एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स कौन कौन सी होगी, नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली, इन्हें एक्सिस पावर बोला जाता है। दूसरी तरफ से एलाइज, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए, इन्हें अलाइज बोला जाता है। तो इन दो ग्रुप्स के बीच में, एक्सिस पावर्स के बीच में, अलाइज के बीच में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड 6 years तक ये कंटिन्यू रहती है ओवर द लैंड, ओवर द सी एंड इन द एयर ऑल्सो, हर जगह पे यहाँ पे युद्ध हो रहा था। एंड ऑब्वियसली जब युद्ध होता है तो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जो है वो अपने साथ लेके आता है। एंड वंस अगेन ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एटलीस्ट 60 मिलियन पीपल जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1939 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो 3% लोग थे ना, वो उनकी डेथ हो जाती है।
एंड मोस्टली जो है मिलियंस जो है वो इंजर्ड हो गए थे। एंड अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो उसमें जो है बैटल फील्ड में जो है लोग थे वो उनकी डेथ ज़्यादा हुई थी, में जो सोल्जर्स होते उनकी डेथ ज़्यादा हुई थी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट दी वर्ल्ड वॉर 2 तो यहाँ पे जो आम लोग होते हैं ना उनकी डेथ ज़्यादा हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एयर से भी यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, तो सिविलियंस जो है उनके ऊपर बॉम्ब वगैरह गिर जाते थे, तो उनको जो है ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचा था। मैनी मोर सिविलियंस देन दी सोल्जर्स डाइड फ्रॉम दी वॉर रिलेटेड कॉजेज। सो वास्ट पार्ट जो थे यूरोप एंड एशिया के वो टोटली डिवास्टेटेड हो जाते हैं। सेवरल सिटीज जो थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि एरियल बोम्बार्डमेंट यहाँ पे हो रही थी, या फिर रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स यहाँ पे होते जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक डिवास्टेशन भी होता है, इकोनॉमीज भी डाउन होती हैं, सोशल डिस्ट्रप्शन यहाँ पे होता है। एंड अब जो रिकंस्ट्रक्शन की बात करें ना पूरे वर्ल्ड की, तो प्रॉमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। तो रिकंस्ट्रक्शन होने के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए जो है काफी लंबा समय एंड काफी डिफिकल्ट जो है ये टास्क रहा था पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज के लिए, राइट। सो टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेप द पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन। अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात करें तो दो क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन होना जो है वो स्टार्ट हुआ था। सी फर्स्ट वाज द यूएस एमरजेंस। ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी जो है यूएसए फिर से इमरजेंट होता है एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। एंड द सेकंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। एंड सोवियत यूनियन जो है वो भी डोमिनेंट यहाँ पे रहता है। दो पावर्स यहाँ पे जो है सबसे ऊपर बढ़ चढ़ के जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में अपना जो है प्रभाव डालती हैं। एंड सो इट हैड मेड ह्यूज सैक्रिफाइसेस टू डिफीट द नाजी जर्मनी। जर्मनी के वहां पे जो हिटलर वगैरह थे उन सभी को हराने के लिए काफी सेक्रीफाइसेस दिए थे यहाँ पे। एंड दे ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम द बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री इनटू द वर्ल्ड पावर। तो ये एक समय में ये जो कंट्रीज थी ना, सोवियत यूनियन की बात करें तो ये बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री हुआ करती थी, बट बाद में जो है ये वर्ल्ड पावर बन जाती है ड्यूरिंग द वेरी ईयर्स व्हेन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन द ग्रेट डिप्रेशन। जब यहाँ पे पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्रेट डिप्रेशन में डूबा हुआ था, उस समय में ये जो कंट्रीज है वो क्या बनती हैं, ये वर्ल्ड पावर बन जाती हैं, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। कुछ और जो है टॉपिक्स अभी इसके बचे हैं इस चैप्टर के, एंड उसे हम जो है आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।